नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे COP28 के बारे में। COP28 हाल ही में गरमाया हुआ विषय है। जानेंगे इस विषय के बारे में और समझेंगे कि ये क्या है। तो अगर बात करें COP28 की, क्या है COP28, तो सबसे पहले समझते हैं क्या है COP28 और क्यों है ये सुर्खियों में। दरअसल आज जो हो रहे पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जिन्हें डिज़ास्टर्स बोल रहे हैं, जो कि मैन मेड नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। मतलब कि मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाएं। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जो हमारी वजह से आ रही हैं, जैसे कि आज वैश्विक जो तापमान है उसकी वृद्धि हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबली। वो एक मानव निर्मित प्रॉब्लम है, क्योंकि जो टेम्परेचर को रोक सकती है वो हरियाली है, और वो हरियाली को हम समाप्त कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के माध्यम से, पेड़ों को काटने की वजह से। तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दुष्परिणाम हैं, जैसे ओजोन लेयर में हमारे छेद हो रहा है, और भी कई दुष्परिणाम जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हाल ही में स्टडी में दावा किया गया है कि मुंबई से 6 गुना बड़ा, मतलब मुंबई जो शहर है उससे 6 गुना बड़ा एक ग्लेशियर टूट करके अलग हो चुका है अपनी जो पूरी माला थी उससे। मतलब पूरी एक माला से, श्रृंखला से टूट करके अलग हो गया। वो जो ग्लेशियर है जो अलग हुआ है वो लगभग 6 गुना बड़ा है मुंबई शहर से। ऐसी कई सारी प्राकृतिक आपदाएं, इन सारी प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए यूएन क्लाइमेट चेंज के लिए अपनी एक पहल रखी है, और यूनाइटेड नेशंस ने, जो कि संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ने इस पर कई एक्शन लिए हैं, और वो इस पर कई एनुअल मीटिंग्स बुलवाता है ताकि इससे लड़ा जा सके। तो इस यूएन ने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी UFCCC, UFCCC नाम से इनका एक फ्रेमवर्क या एक सोसाइटी आप कह सकते हैं वो है। ये UNFCCC जो है, ये हर साल ये कई सारी कॉप करवाती है। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, मतलब कॉन्फ्रेंस है एक तरह की। तो ये कई तरह की बैठकें करवाती है UFCCC। इन बैठकों का उद्देश्य पूरे विश्व में हो रहे जो क्लाइमेटिक चेंज हैं उन चेंजेस से लड़ना, और उन चेंजेस से कैसे बचा जा सकता है, उस पर क्या वैश्विक शक्ति बनाई जा सकती है, इस पर काम करती है ये बैठकें, जो कि UNFCCC के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब ये UNFCCC जो है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर में कई सारी कॉप होती हैं। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये बैठकें होती हैं। उन्हीं में से एक कॉप है COP28। अब COP28 इसको क्यों बोला जा रहा है COP28? इसलिए क्योंकि ये इस बार 2023 में इसकी 28वीं बैठक होने वाली है, इसलिए इसका नाम COP28 रखा गया है। COP28 की यदि बात करें तो इस बार COP28 जो है उसके कई सारे उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों पर भी हम जल्दी आएंगे। ये COP28 जो है ये हर वर्ष करवाई जाती है, और हर देश इसमें भाग लेता है। मतलब पूरी जो हमारी जो ग्लोब है, पूरी पृथ्वी है, उसका हर एक नेशन, हर एक देश इसके अंदर भाग लेता है, जो कि UNFCCC द्वारा जो कॉप होती है, ये इसकी 28th मीटिंग है। इस मीटिंग के अंदर कई सारे निर्णायक फैसले लिए जाएंगे। अहम जो है वो ये है कि जो वैश्विक तापमान वृद्धि हो रही है, मतलब ग्लोबली जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, उस राइज की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मुंबई का मैंने आपको ग्लेशियर का बताया, ऐसी ही कई सारी और समस्याएं भी, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। जैसे आजकल भूकंपों का दौर चल रहा है, और भी कई सारी मानव निर्मित समस्याएं, ये सब आ रही हैं। तो ये जो UN की COP28 है, इसका उद्देश्य यही है। अब ये COP28 जो है ये सुर्खियों में क्यों आया हुआ है? ये हर वर्ष होती है ये बैठक, और हर देश इसमें भाग लेता है, और हर देश के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ शर्तें रखी जाती हैं कि आप इनका पालन करें। तो ये इस बार सुर्खियों में क्यों आई है? क्योंकि ये हर वर्ष होती है, परंतु इस वर्ष ये सुर्खियों में क्यों? ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री ने इस बार एक अपने उद्बोधन के समय एक प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव ये है कि सभी से अपील की गई है, सभी से एक प्रस्ताव है इस कमीशन के सामने पूरा। उस प्रस्ताव के तहत उन्होंने, मोदी जी ने ये कहा कि 2028 में होने वाली COP33 भारत में रखी जाए। ये प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब मोदी जी गए COP28 के अंदर भारत के प्रतिनिधि के तौर पर, तब वहाँ पर जा कर के उन्होंने इस चीज़ का एक प्रस्ताव रखा है,
और इस पर आगे जो भी डिसीजन होगा। बट सुर्खियों में होने की वजह कहीं ना कहीं ये है कि 2028 में ये भारत में हो सकती है। COP33 जो होगी वो भारत में हो सकती है। 33 मतलब उसकी जो 33वीं मीटिंग होगी, 33rd जो मीटिंग होगी, 33वीं मीटिंग COP33 नाम से, वो भारत में हो सकती है 2028 में। अब जानते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इसके कई सारे उद्देश्य हैं। यदि इसके पहले उद्देश्य की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को +1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना। मतलब देखिए, आज की जो एक दौर है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं और भी कई सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, इनमें वैश्विक अगर हम देखें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है बहुत हमारे लिए हानि कहीं ना कहीं खड़ी कर रहा है। यदि हम अभी देखें तो अभी जो सर्दियां हुआ करती थी, सर्दी के मौसम की यदि मैं बात करूं तो सर्दियां जो हुआ करती हैं वो सर्दियां गर्मियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। मतलब गर्मी का जो मौसम है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले सर्दियां 4 महीने 6 महीने अच्छी सर्दी पड़ा करती थी। आज की यदि बात करें तो आज 4-6 महीने से ये सिमट करके 2 से 3 महीने पर रह गई है, जो कि एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्मी से कई सारे नुकसान होते हैं। पहला नुकसान उन ग्लेशियर्स को जो पिघल करके अलग हो रहे हैं, और दूसरा नुकसान है हम सबको, क्योंकि जो जंगल हैं उन जंगलों में आग लग रही है। आपने सुना होगा वन जो हैं जितने भी, उनमें आग लगने लग गई हैं। ये जो आग है ये गर्मी में लगती हैं अधिकतर, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये ज़्यादा लगा करती हैं। इस आग से क्या नुकसान होता है? इस आग से ये नुकसान है कि वहाँ पर जो भी जानवर रहते हैं जो जंगल के अंदर, उन जानवरों को इससे बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान ये है कि उन जंगलों में रह रहे जो जानवर हैं उनको अगर आग लगती जाती है, बढ़ती जाती है, तो वहाँ पर जो कुछ स्पेशल टाइप के पेड़ और कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो जानवर हैं, जो एंडेंजर्ड हैं, लगभग समाप्ति की ओर हैं, इन जानवरों को सर्वाधिक खतरा है, क्योंकि इन जानवरों की जान जाती है। ऑस्ट्रेलिया की यदि मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया में एक आग लगी थी जंगल के अंदर, जिसके अंदर कई सारे जानवर मारे गए, और इन जानवरों में से कई सारे कंगारू थे। कंगारू, ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंगारुओं के लिए जाना जाता है। अब जब कंगारू जलने लगे तो कंगारुओं की कई सारी प्रजातियों को भी खतरा हो गया। इसी प्रकार भारत की यदि बात करें तो भारत में भी हाल ही के दिनों में चीते लाए गए थे। इन चीतों को अगर ऐसी कोई आग लगती है तो बहुत खतरा हो जाता है, क्योंकि इन चीतों की जान जा सकती है। जो ये चीते लाए गए थे, इनका बजट जो था वो पूरा बजट समाप्त हो सकता है, क्योंकि इन 4 चीतों की अगर समाप्ति हो गई तो जो खर्चा इन पर किया गया था वो व्यर्थ जा सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम ये जो अग्नि लगती है, जो आग लगती है जंगलों में, वनों में, इनको रोका जा सके। इनको क्यों लगती है अगर इसकी बात करें तो इसका 2 कारण होते हैं। एक तो होता है फ्रिक्शन मतलब जो 2 पेड़ होते हैं, 2 पेड़ आपस में घिसते हैं, और उनके घिसने की वजह से और वहाँ के तापमान की वजह से गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है। जब हम हाथ घिसते हैं तो उसमें भी गर्मी आती है हाथ में। उसी प्रकार जब जो पेड़ों की टहनियाँ घिसती हैं तो वहाँ पर आग पैदा होती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण इसका यही है, तापमान वृद्धि। जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है। यदि बात करें कुछ आंकड़ों की, तो आंकड़े कुछ इस प्रकार के हैं कि अगर हम अब तक के सबसे गर्म 10 वर्षों की बात करें तो वो 2010 के बाद तक हैं। इस समय 2013 चल रहा है, 2022 तक की ये रिपोर्ट है। 2010 से लेकर 2022 12 वर्ष होते हैं। इन 12 वर्षों ने विश्व ने सबसे गर्म 10 वर्ष देखे। मतलब कि इन 12 वर्षों में से विश्व के अब तक के, मतलब जब से विश्व की गणना शुरू हुई है इस चीज़ की, तब से लेकर अब तक सबसे अधिक गर्मी वाले ये पूरे वर्ष रहे हैं। जो 10 वर्ष हैं, सबसे अधिक 10 वर्ष, सबसे ज़्यादा गर्म 10 वर्ष, ये इन्हीं 12 साल में हुए हैं। ये बहुत डरा देने वाले संकेत हो सकते हैं। हम अगर इसको देखें तो बहुत डरा देने वाले संकेत हैं। कोई भी प्राकृतिक आपदा इससे आ सकती है, और ऐसे जो तापमान वृद्धि है ये पूरे डेंजर है, ना मात्र इंसानों के लिए, ना मात्र मनुष्यों के लिए, परंतु उन जानवरों के लिए भी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, यानी जो समाप्ति की ओर हैं। ऐसे ही कुछ पेड़ भी हैं जो भी समाप्ति की ओर हैं। ये था इसका पहला उद्देश्य। इसका उद्देश्य था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर तापमान वृद्धि को, वैश्विक तापमान वृद्धि को कंट्रोल करना, ताकि इससे अधिक गर्मी ना हो और हम बच सकें। दूसरा और अहम उद्देश्य इसका है नेट जीरो एमिशन, मतलब उत्सर्जन को जीरो कर देना 2050 तक। 2050 तक जो कार्बन उत्सर्जन और भी कई सारे उत्सर्जन होते हैं, जो गैस निकलती हैं, ये गैस आगे चल करके ग्रीन हाउस गैसेज में बनती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेज ही आगे चल करके ओजोन जैसी लेयर, भारत के, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व के ऊपर एक परत है। ये परत
ओजोन लेयर से बनी हुई है। ओजोन का अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करें O3 होता है। ये ओजोन लेयर जो है ये हमें ज़्यादा गर्मी से बचाती है। सूर्य का जो प्रभाव है वहाँ से आ रही ज़्यादा गर्मी को रोकती है ये ओजोन लेयर। इसके टूटने की वजह से गर्मी बढ़ती है। ये लेयर टूट चुकी थी। अब हालांकि अब कुछ स्टडीज़ ये दावा करती हैं कि ये लेयर वापस जुड़ने लगी है, परंतु ऐसा कोई अभी इस कार्य में गति नहीं है कि वो बहुत जल्दी जुड़ रही है। लेकिन वो टूट चुकी है, ये बहुत हमारे लिए खतरा है, क्योंकि वो उसके टूटने की वजह से तापमान वृद्धि होगी, जिसकी वजह से जो समुद्रों का पानी है वो गर्म होगा, और जिसकी वजह से अंत में ग्लेशियर्स टूट करके अलग हो रहे हैं, जिसकी हमने प्रथम में बात की। तो ओजोन लेयर को खतरा बनता है ये कार्बन उत्सर्जन। कार्बन उत्सर्जन कई प्रकार से होता है, जैसे पराली भी अभी एक भारत के अंदर अहम मुद्दा है, पराली जलाने का। उसी प्रकार कुछ मोटर व्हीकल्स हैं। ऐसी ही कई चीज़ें हैं जिनसे प्रदूषण होता है, और ये प्रदूषण जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, कार्बन उत्सर्जन होता है, इस कार्बन उत्सर्जन में भी भागीदार होता है। थर्मल पावर प्लांट, यदि मैं बात करूं भारत के अंदर बिजली की, तो भारत के अंदर बिजली सबसे अधिक थर्मल पावर प्लांट से बनाई जाती है। ये थर्मल पावर प्लांट कोयले को जला करके बिजली बनाते हैं। इस कोयले से निकलने वाली गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर काम करती है, जो आगे चलकर ओजोन को डिप्लीट करता है, ओजोन को तोड़ता है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती है। ये था इसका दूसरा उद्देश्य, कार्बन उत्सर्जन को 2050 तक जीरो कर देना, मतलब शून्य कर देना। अब यदि बात करें इसके तीसरे उद्देश्य की, तो इसका तीसरा उद्देश्य है कि सोलर से जो बिजली बनती है उसका ये लक्ष्य है कि सोलर से जो बिजली बनाई जा रही है उसको 46% मतलब 46% तक कर देना। मतलब आज अगर हम बात करें बिजली की, तो हमारे घरों में जो बिजली आती है, ये जहाँ पर बनाई जाती है, पावर प्लांट्स होते हैं। ये पावर प्लांट्स, अधिकतर पावर प्लांट थर्मल से चलते हैं। थर्मल मतलब जला करके जिसको बनाया जाता है, गर्मी से जो बिजली बनाई जाती है। अब कोयले को जब जला करके और उससे जो बिजली बनाई जाती है, ये काम होता है थर्मल पावर प्लांट में। मतलब थर्मल पावर प्लांट का जो काम है वो ये है कि कोयले को जला करके उससे बिजली बनाना। कोयले को जला करके उससे बिजली बनाने में जो प्रदूषण होता है वो आगे चल करके, मैंने आपको बताया, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी बहुत भागीदारी दिखाता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जैसी लेयर डिप्लीट हो रही हैं। तो अगर ये जो बिजली है थर्मल पावर प्लांट, इसको सीमित कर दिया जाएगा और इसको लगभग समाप्त कर दिया जाएगा, तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, जिससे ओजोन लेयर को भी खतरा कम होगा और गर्मी भी कम बढ़ेगी, जिससे जो हमने जाना कि जंगलों में आग लगने का काम भी कम होगा। इसलिए सोलर पावर प्लांट, वैश्विक स्तर पर जो सोलर पावर प्लांट्स हैं, जो सूर्य से बिजली बनाई जाती है, सोलर पावर प्लांट्स एक प्लेट होती है जो सूर्य की रोशनी से, सोलर सेल्स होते हैं, वो बिजली बनाते हैं। ये सोलर सेल्स जो सूर्य की जो किरणें हैं उनको कैप्चर करती है और उससे बिजली बनाने का काम होता है। इन सोलर प्लांट्स को बढ़ाने का काम अभी चल रहा है। भारत में यदि बात करें तो इससे रिलेटेड सब्सिडी भी दी जाती हैं कुछ किसानों को, और ऐसे पावर प्लांट लगाने वाले लोगों को भी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। साथ ही साथ भारत का जो बिजली विभाग है वो भी, कई स्टेट्स के बिजली विभाग इस बिजली को खरीद रहे हैं। मतलब सोलर पावर प्लांट्स की बिजली को अब प्रमोट किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, और पूरे विश्व में भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ताकि आगे चल करके सोलर पावर प्लांट पर 46%, 46% इलेक्ट्रिसिटी हमारी वहाँ से बनने लगे। यदि 46% इलेक्ट्रिसिटी हमारी वहाँ से बनने लगती है तो ये थर्मल पावर प्लांट्स कम होंगे, बंद होंगे, जिसकी वजह से आगे चल करके जो आग लगने का और जो वृद्धि है जो तापमान की, उसको भी सीमित किया जा सकेगा। यदि अगले उपयोग की बात, अभी की बात करें, 2023 चल रहा है, तो 2021 तक के डेटा की बात करें तो लगभग 10% जो बिजली है वो सोलर से बनाई जा रही थी। मतलब जो कुल बिजली का उत्पादन होता है उसका सिर्फ 10% सोलर से लिया जा रहा था। अब ये उद्देश्य रखा जा रहा है कि 46% तक आगे चल करके सोलर से उपयोग होगा, जिसमें विविध विविध देश जो इसमें शामिल हुए थे वो आगे काम करेंगे। अब बात आती है हाइड्रो पावर प्लांट की। हाइड्रो पावर प्लांट से 17% बिजली का उत्पादन हो, ये एक और उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। मतलब 17% जो उत्पादन है, 46% सोलर से, और जो बाकी का 17% है वो 17% हाइड्रो पावर प्लांट से बने। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? हाइड्रो मतलब कि वाटर, पानी। अब पानी से बिजली बने, पानी से बिजली बनती है कुछ इस प्रकार कि जो डैम्स बनाई जाती हैं उनके एंड में टरबाइन लगाई जाती है। इस टरबाइन के घूमने की वजह से बिजली का उत्पादन होता है। ये जो कार्य चल रहा है 17% वाला, इसके तहत जो सभी डैम्स हैं उनके नीचे ऐसे थर्मल पावर प्लांट, ऐसे पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे जो कि आगे चल करके, हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे जो कि आगे चल करके बिजली बनाएंगे।
तो ये बिजली जो टरबाइन से बनाई जाएगी, इस बिजली पर भी काम चल रहा है और इसका जो उद्देश्य रखा है वो रखा है 17% बढ़ाना, मतलब अभी जो है उससे 17% अधिक रखना। अगर गीगावाट की मैं बात करूं तो 1465, मतलब 1465, 1465, ठीक है, इतनी जो है बिजली, गीगावाट बिजली बनाने का टारगेट रखा गया है। 1465, 1465 गीगावाट की बिजली हाइड्रो पावर प्लांट से बनाई जाए, ताकि जो थर्मल पावर प्लांट है उनको लगभग बंद किया जा सके, जिससे कि जो हो रही ग्रीन हाउस इफेक्ट है और जिससे आगे चल करके टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे मैंने आपको बताया जंगल जलने का काम चल रहा है, वो काम खत्म हो सके और हम इन वनस्पतियों को, इन जानवरों को, इन पेड़ों को, सबको बचा सकें। ये है इसका चौथा उद्देश्य। तो ये थे इनके उद्देश्य। COP28 के अंदर जो उद्देश्य लिए गए हैं वो ये 4 उद्देश्य की मैंने मुख्यतः बात की। ये 4 उद्देश्य यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें पहला उद्देश्य था वैश्विक तापमान वृद्धि को +1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर देना। दूसरा था नेट जीरो एमिशन, मतलब कि जो उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन है, उसको 2050 तक शून्य पर ले आना। अगला उद्देश्य था कि सोलर पावर प्लांट को 46% बिजली सोलर से बने। उसका अगला उद्देश्य था कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वहाँ से बिजली बनने का काम 17% बढ़ सके। ये थे इसके 4 उद्देश्य। अगर बात करें तो कि ये जो COP28 है ये कहाँ रखी जा रही है और किस जगह पर है, तो तो अगर हम बात करें इसकी, तो लगभग इसमें 70,000 प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए हैं। ये 70,000 प्रतिनिधि लीडर्स होते हैं, जिसमें कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है जैसे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, और कई सारे बिजनेस लीडर, स्पोर्ट्स के लीडर, और साथ ही साथ जो नेचर एंथुसियास्ट हैं, जो नेचर के अंदर अपनी रुचि रखते हैं, उन लोगों को, पर्यावरणविदों को, पर्यावरण प्रेमियों को, साथ ही साथ कई सारे वैज्ञानिक और कई सारे लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है। ऐसे कुछ 70,000 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है जो अलग अलग क्षेत्र से हैं, और उनके साथ बैठ करके ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो COP है, ये रखी गई है। अब यदि बात करें ये कहाँ हो रही है, तो COP जो हो रही है दुबई UAE के अंदर हो रही है। दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब कि जो UAE जो है, अरब जो देश है, उसके अंदर जो दुबई है वहाँ पर ये रखी गई है। यदि बात करें कि ये कब से कब तक चलेगी, तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर इसकी तिथि रखी गई है। मतलब 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये COP जो 28 है ये दुबई में होगी और ये 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक रखी गई है। अब बात करते हैं इसके कुछ इतिहास की, मतलब ये कॉन्फ्रेंस, पहली बैठक कब रखी गई थी। तो पहली बैठक 1995 में बर्लिन, जर्मनी में रखी गई थी, और इसका उद्देश्य उस समय हो रहे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, उसका उद्देश्य लेकर के ये बैठक सर्वप्रथम रखी गई थी 1995 में। तो ये था आज की इस वीडियो में COP28 के बारे में। COP28 में शामिल किए गए सभी लोगों को तो शिक्षा मिली ही है, साथ ही साथ हम ये भी उद्देश्य रखते हैं कि हर एक व्यक्ति तक ये चीज़ पहुंच सके और हर एक व्यक्ति इस पर्यावरण की जो क्लाइमेट चेंज को जो रोकने के लिए जो भी प्रावधान हैं उन सब का पालन करे, और साथ ही साथ अपनी तरफ से भी नई नई मुहिम चलाए। हम सभी लोगों से ये विनती भी करते हैं कि वो लोग भी पर्यावरण के लिए अपना समय अवश्य दें और पर्यावरण को दोबारा से हंसता खेलता बना सकें। इन चारों उद्देश्यों की जिनकी आज मैंने बात की है, इन चारों उद्देश्यों को अपने हम स्वयं के घरों में भी अपना सकते हैं, जैसे कि सोलर पावर प्लांट लगा करके, और साथ ही साथ न्यूनतः उत्सर्जन करके, मतलब कार्बन को हम कम से कम प्रोड्यूस करें। अगर छोटी जगह जाना है तो फिर हम वाहनों का उपयोग ना करें, पैदल जाएं, जिससे स्वास्थ्य को भी लाभ रहता है और साथ ही साथ पर्यावरण को भी लाभ रहता है। ऐसी कई सारी बचाव हैं जो हम रख सकते हैं, ताकि पर्यावरण के लिए हम सब साथी बन सकें, ना कि उस पर्यावरण को समाप्त करने वाले विनाशकारी बने। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।